सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। अब से एक महीने पहले अगर हम अपनी मईशत का जायज़ा लें तो पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर अंदाज से स्टेबिलिटी की तरफ जा रही थी। हमारी गवर्नमेंट बड़ा क्लेम कर रही थी और बहुत उस वक्त आप समझेंगे क्रेडिट भी ले रही थी कि मैक्रो इंडिकेटर सारे हमारे बड़े बेहतर तरीके से अंडर कंट्रोल हैं। इन्फ्लेशन रेट को, पॉलिसी रेट को बहुत बेहतर अंदाज से हमने पिछले कुछ अरसे में टैकल किया था, कंट्रोल किया था। लेकिन रमज़ान मुबारक में हमने देखा कि दुनिया के हालात तब्दील हुए, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ी, एक वॉर सिचुएशन पैदा हुई और उसके बाद ऐसा महसूस हुआ कि सबसे ज़्यादा उसका जो असर है वो पाकिस्तान के ऊपर हुआ। दुनिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ी, पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हुआ। अब ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन रेट बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हमने देखा 2-3 रोज़ एक महीने में ऐसे आए जब एक बार कोई 15-16 हज़ार पॉइंट्स की इंडेक्स में कमी हुई, एक बार 13,000 पॉइंट्स की कमी हुई। जो इंडेक्स 2 लाख के करीब जा रहा था बहुत तेज़ी के साथ और इस साल के एंड तक की प्रेडिक्शन भी दी कि 2,60,000 को वो इंडेक्स क्रॉस कर जाएगा। वो हमने देखा कि वापस 6 महीने पुरानी वाली सिचुएशन पर आया जो अगस्त में 150 और 160 के अराउंड वो गर्दिश कर रहा था। तो अब ये सूरत हाल बेहतर कैसे होगी? आने वाले दिनों में हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना होगा? IMF के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं कि वहाँ से किसी रिलीफ की कोई तवक्को हो सकती है? हमने देखा जो रिसेंट हमारा रिव्यू है उसमें कोई ख़ास पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तारीफ़ी कलमात उसमें नहीं वसूल हुए और ये भी हमने देखा कि उसमें जो ट्रांच है अगली अब वो मिलती है हमें और ये प्रोग्राम हम कामयाबी के साथ मुकम्मल करते हैं तो फिर अगले प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मुतासर इसमें हो सकती हैं क्योंकि जब सी ट्रेड बंद है, फ्रेट चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो हालात यहाँ भी बहुत मुश्किल हो सकते हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, जो लोकल इन्वेस्टर हैं, उनका कॉन्फिडेंस इस वक्त कितना शेकी है, आने वाले दिनों में वो कैसे बेहतर हो सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे हमारे पास आ सकती है, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। रोहिल मोहम्मद साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, हमारे साथ मौजूद हैं। रोहिल साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। थैंक यू। ये जो हालात इस वक्त दुनिया में पैदा हुए ये तो जाहिर है सबके सामने है सूरत हाल, एक बड़ी करंट सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में आ गई है। इससे पहले जो हमारी ग्रोथ थी वो बड़ी स्टेबल थी, वो बेहतर थी, हम जा रहे थे वाकई ग्रोथ की तरफ। इन हालात का ये ज़्यादा किरदार है या ओवरऑल अभी उसमें काफ़ी बेहतरी की गुंजाइश थी? नहीं, देखें, हम उसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। एक इकॉनमी और एक है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो एक बैरोमीटर है और उसमें काफ़ी चीज़ें फ्यूचर की इन्वेस्टर्स वो कर लेते हैं डिस्काउंट के, जी आगे जाके जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा या पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर ऑयल एंड गैस है या बैंकिंग के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो वो फैक्टर होकर आ रही होती है। इकॉनमी थोड़ी पीछे चल रही होती है, रियल इकॉनमी है सच। सो ये क्राइसिस से पहले भी अगर मैं पहले स्टॉक एक्सचेंज की बात करूँ तो थोड़ी सी हम स्टेबलाइजेशन देख रहे थे। अगर आपने देखा बहुत आई थिंक 2-2.5 साल में कोई 40,000 इंडेक्स से लेके कोई 1,80,000 1,85,000 तक चला गया था, 191 के हाई तक, 191 के हाइट पे भी चला गया था। तो वो इन्वेस्टर्स व एंटिसिपेटिंग कि कहाँ तक जा सकती है। उसमें जो मेन इंडिकेटर जो होता है, जो एक रूल ऑफ थंब जिसको कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशो, कि शेयर की कितनी प्राइस है, मसलन 100 रुपये की प्राइस है और अगर उसकी अर्निंग्स जो है वो 10 रुपये पर शेयर है तो 10 का हो गया, 100 डिवाइड बाई 10। तो ये पी रेशो जो है जब जो 40,000 का था वो तकरीबन 3 पे आ गया था, 4 पे भी आ गया था। इट इज़ अ रिवर्सल ऑफ द डिस्काउंट रेट, एक तरह से मोटा मोटा मैं तो आम शहरी के बता रहा हूँ। तो वो पी रेशो जो है वो बढ़ के 4 से लेके वो 8-9 तक चला गया था, विच इज़ वेरी हाई फ्रॉम अ पाकिस्तान मार्केट परस्पेक्टिव जनरली एज सच। तो जब वो उधर गया था तो लोग फिर कहते हैं कि अच्छा जी काफ़ी पैसे हमने प्रॉफिट कर लिया, तो प्रॉफिट टेकिंग आ गई। तो इवन बिफोर द वॉर अगर आप देखें तो वो स्टेबलाइजेशन आ रही थी, इतनी गिरती नहीं शायद, लेकिन थोड़ी स्टेबलाइजेशन आ गई थी। जहाँ तक रियल इकॉनमी की बात है वहाँ पे माशाल्लाह गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए थे, स्टेबलाइजेशन हो गई थी, एक्सचेंज रेट स्टेबल था, इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे थे, थोड़े से स्टेबल हो गए थे, एटलीस्ट 22 से 11 पे आ गए थे। तो वहाँ पे थोड़ी इकॉनमी बेहतर थी, लेकिन कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत थी जो हम बाद में बात कर सकते हैं, रिफॉर्म्स वगैरह जो हैं उसके ऊपर वी कैन टॉक अबाउट इट कि क्या चीज़ें रहती थी, क्योंकि ईजी चीज़ें पहले कर लेते हैं आराम से, बट जो मुश्किल चीज़ें हैं वो थोड़ी सी टाइम लेती हैं और थोड़ा सा पॉलिटिकल विल लेती हैं। वो अभी स्टेप्स लेने थे, मसलन जैसे PI की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, ये एक मुश्किल स्टेप था जो इट इज़ द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू रिफॉर्म। तो ये आगे और चीज़ें भी करनी थी, तो वो चीज़ें अभी करनी बाकी थी रियल इकॉनमी, बट एटलीस्ट स्टेबलाइज आ गई थी, गुड फील गुड फैक्टर आ गया था, जो ऐसे लग रहा था कि अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करने को तैयार थे। मतलब अब तक तो ये देख रहे थे कि वेट एंड वॉच की जी चीज़ें स्टेबल हैं तब हम जाके इसके इन्वेस्ट करते।
तो वो चीज़ें अभी बाकी थी, लेकिन वो रेडी थे करने के लिए बिफोर दिस थिंग बेसिकली हैपेंड। सही। अब ये जो एक डिप आया ओवरऑल, पहले हम स्टॉक की बात करते हैं कि हम वापस 5-6 महीने पुरानी वाली पोजीशन पे चले गए। तो जो इस कैलेंडर ईयर की प्रेडिक्शंस थी कि ये 250 क्रॉस कर जाएगा, 260 हमारा इंडेक्स क्रॉस कर जाएगा, बड़ी ग्रोइंग मार्केट है, ट्रेंड भी पिछले साल 1.5 साल से हमें वही नज़र आ रहा था। अब वो बरकरार रहेगा, कवर करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्या? कुछ इन्वेस्टर चले गए मार्केट से, वो वापस आएंगे, नए इन्वेस्टर बहुत बड़ी तादाद में आ रहे थे, अब बहुत सोच समझ के शायद उनका जो बिहेवियर है वो बड़ा केयरफुल हो जाएगा। तो अब ये सारी चीज़ें तो हमें इस साल फेस करनी होंगी। जी देखें, जैसे मैंने आपको कहा ना, स्टॉक मार्केट इज़ ए मिरर और दे ट्राई टू सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, उस हिसाब से बेसिकली वो स्टॉक मार्केट। सो रियल इशू जो आ रहा था वो यही वॉर का। पहले वॉर ड्रम से आपको पता है कोई पॉलिटिकल बयान आता था यूएस की तरफ से तो एकदम से नीचे होती थी, फिर ऊपर होती थी, नीचे ऊपर होती थी। तो ये जो ईरान वॉर थी, दिस वॉज प्लेइंग इन द माइंड ऑफ द इन्वेस्टर। वो आहिस्ता आहिस्ता ऑलरेडी थोड़ा सा गिरना शुरू हो गई थी, क्योंकि जो नॉइज़ आ रहा था वर्ल्ड के अंदर के चीज़ें। जब ये चीज़ें हुई हैं तो ऑब्वियसली जो चीज़ें अभी मटीरियलाइज हो रही हैं वो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मैं थोड़ा सा 5 मिनट लूँगा ताकि जी बिल्कुल आप समझाएं ताकि समझ। तो जहाँ तक गैस का ताल्लुक है, क्योंकि हमारे LNG आती है कतर से मेनली, वहाँ पे भी थोड़ा सा मैंने जो मेट्रिक नंबर्स किए वहाँ हम काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हैं। कंफर्टेबल इस तरह से हैं कि हमने ऑलरेडी कतर से कहा था कि कुछ जहाज़ हमें डाइवर्ट कर दें, वो ऑलरेडी डाइवर्ट हो रहे हैं, हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा जो हमारा पीक विंटर है, जो हीटिंग में जो गैस जाती है वो अब वार्म होना शुरू हो गए हैं टेम्परेचर्स, तो उसके लिए हीटिंग की कमी हो गई है। कुछ हमें LNG एक्सेस आ रही थी, तो वो हमारे डोमेस्टिक फील्ड जो थे वो हमने बंद किए हुए थे, वो अब रीस्टार्ट हो जाएंगे। सही। और उसके अलावा जो पावर जनरेशन जो LNG से हो रही थी, वो अब हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी, हम बड़े प्रोग्राम सुनते थे कि जी वो सर्कुलर डेट और IPPs और कैपेसिटी पेमेंट, वो क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी थी, अब हम LNG के प्लांट बंद करके, जब LNG नहीं है तो आप कोल या अदर फ्यूल के साथ आप उसको चला सकते हैं बेसिकली। तो पावर के अंदर काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोलेबल हैं, सॉरी गैस में काफ़ी चीज़ें कंट्रोलेबल है और पावर में भी काफ़ी चीज़ें कंट्रोलेबल है, क्योंकि हमारे पास नॉन गैस या नॉन फ्यूल रिलेटेड न्यूक्लियर, हाइडल, कोल, ये सारी कैपेसिटी अवेलेबल है। तो ±5-10% तो हो सकता है, बट पावर और गैस के अंदर काफ़ी चीज़ें कंफर्टेबल हैं। जो चीज़ें कंफर्टेबल नहीं हैं, एक तो जनरली है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, जो हमें ट्रक्स और कार्स में चाहिए, पेट्रोल चाहिए और वो चाहिए। हमारी कोई डोमेस्टिक कैपेसिटी और प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन हम समझ लें 60,000 बैरल के करीब है, और हमें इक्विवेलेंट जो चाहिए वो तकरीबन 4 लाख बैरल के करीब चाहिए। तो ये गैप है जो हम इंपोर्ट करते थे, डीजल और पेट्रोल वगैरह हम इंपोर्ट करते थे। फ्यूल ऑब्वियसली क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट होता था, क्योंकि रिफाइनरीज हैं अपने यहाँ भी है, तो वो कन्वर्ट हो जाती थी, कुछ डोमेस्टिक बन जाती थी, बट इंपोर्टेड क्रूड पे, और कुछ डायरेक्ट मोटर गैसोलीन और फ्यूल वहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि जैसे आपने बयान सुना होगा पहले दिन ही कि हमारे पास 28 दिन के फ्यूल के स्टॉक्स हैं, तो वो रिप्लेनिश होना ज़रूरी है, वरना फिर हमारी इकॉनमी जो है ना वो स्लो डाउन हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि फैक्ट्रियाँ कहें अच्छा हम 3 दिन चलेंगे, 6 दिन नहीं चलेंगे, वॉटेवर। तो ये चीज़ें देखनी है। दूसरी ये है कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स जो नॉर्मली यूरोप और US जाती है, वो तो हम वी हैव ऑल्टरनेट राउट्स, बट जो मिडल ईस्ट वाली एक्सपोर्ट्स हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वाला जो सिलसिला है, वहाँ जाके चीज़ें उसके अंदर रुक सकती हैं, तो हमारी एक्सपोर्ट्स थोड़ी इफ़ेक्ट हो सकती हैं, कुछ हमारी एसेंशियल इंपोर्ट्स इंक्लूडिंग फ्यूल इफेक्ट हो सकती है। तो इकॉनमी अनलेस वी गेट सम स्पेसिफिक, जिस तरह हमने सऊदी अरेबिया को रिक्वेस्ट की है कि ऑल्टरनेट राउट से हमें कुछ ऑयल दे दें, कुछ हमें डॉलर डिपॉजिट्स दे दें, इस तरह की चीज़ें अगर हो जाएं तो वो थोड़ी बहुत हमें बफर मिल जाएगा। पर अदरवाइज़ ये एरियाज़ हैं फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, जॉब्स, इंडस्ट्री और एसेंशियल कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कुछ फूड, एडिबल ऑयल वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये हो सकता है ये थोड़ा सा इफेक्ट है। सही। अच्छा, हमने 1 साल पहले जो एक उड़ान पाकिस्तान नाम का प्लान अपना अनाउंस किया, उसके पीछे ऐसा लगता था बहुत वर्किंग है, उसमें बड़े बड़े टारगेट सेट किए गए, अगले 5 साल की प्लानिंग भी आई। अभी वो एग्जीक्यूशन उसकी सही तौर पर हो भी नहीं सकी थी, हम वहाँ पर बढ़ना शुरू भी नहीं हुए थे, तो इसका मतलब वो जो हमारी प्लानिंग थी वो भी बड़ी डिस्टर्ब हो जाएंगी अब, चूँकि ये जो हालात हैं इनको सामने रखते हुए तो हमें नहीं लगता कि ये 60 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट तक हम जा सकते हैं। अभी तो हमारा जो 30 अरब का एनुअल जो एक फिगर होता है, शायद वही हम पूरा कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। जी, आई थिंक एक्सपोर्ट्स के लिए दोनों चीज़ें होनी चाहिए। वर्ल्ड की इकॉनमी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो और गुड्स ख़रीदें स्पेशली हमारे से, और दूसरा ये कि हम कंपेटिटिव हों
उन प्रोडक्ट्स के अंदर, ताकि हम बांग्लादेश और श्रीलंका और इंडिया वगैरह से हम compete कर सकें ऑन बेसिक प्रोडक्ट्स। तो दोनों जगहों पे वो प्लान तो बन गए थे एंड इट्स गुड प्लान, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, उसके लिए काफ़ी स्पेसिफिक स्टेप्स है और उसमें कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए। फिर उन्होंने जो पावर के ऊपर इस वक्त ये हो रहा था कि जो पावर के रेट्स थे टैरिफ, उस पे इंडस्ट्री अपना जो एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे ज़्यादा पे कर रही थी और क्रॉस सब्सिडाइज कर रही थी। वो हटा दी सब्सिडी, जो अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया। जो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर फर्दर बैंक्स ने थोड़ा सा 3% की गुंजाइश दी। तो वीवल ऐसे लग रहा था कि गवर्नमेंट इज़ फोकस टू इम्प्रूव द इंडस्ट्री कम्पेटिटिवनेस, ये सारी इंटरेस्ट रेट से, एनर्जी कॉस्ट से वगैरह, एक्सचेंज रेट स्टेबल। बट ऑब्वियसली अब इस वक्त जो बड़ा है ना फ्लूइड स्टेट है, हमें पता नहीं ये जंग एक हफ्ते में ख़त्म होती है, ये जिस रशिया यूक्रेन की तरह ये प्रोलॉन्ग करती है। तो ऑल डिपेंड्स ऑन दैट बेसिकली। और हम इन द मीन टाइम हम ऑल्टरनेट राउट्स क्या करते हैं। बट येस, जो आपका सवाल है उसमें फॉर श्योर ये है कि जो प्लान था कि हम बढ़ाएं, इस वक्त तो हम अपने आप को मेंटेन कर लें, दैट विल बी अ शॉर्ट टर्म अचीवमेंट बेसिकली। अच्छा, कॉस्ट के इशू उस वक्त भी बहुत ज़्यादा थे। बिजनेस कम्युनिटी से जो भी हमारी बात होती थी उनका मेजर पॉइंट ये था कि एक्सपोर्ट हमारी, हम कंपटीशन में इसलिए ज़्यादा इन नहीं है कि हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, टैरिफ रेट्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं, टैक्सेशन के हमारे बड़े इशूज़ हैं। और ये जो हालात अब पैदा हुए हैं तो इसके बाद भी कॉस्ट का हमारा इशू शायद बरकरार रहे। वो जो रिलीफ उन्हें मिला है वो ये ऑयल प्राइसेस बढ़ने की मद में कॉस्ट दीगर मद में ज़्यादा हो जाएगी तो वो फिर उसी जगह पर खड़े होंगे। तो इसका मतलब इंटरनेशनल मार्केट जो हम नई कैप्चर कर सकते थे, पुरानी मार्केट्स को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते थे, वो हमारी मुश्किलात अभी भी किसी हद तक बरकरार रहेंगी। येस एंड नो। देखें, जो ऑयल प्राइस की वजह से कॉस्ट जो बढ़ेगी वो तो सबके लिए बढ़ेगी ना, मतलब इंडिया को भी बढ़ेगी, बांग्लादेश, तो वहाँ पे हमारा कंपेटिटिव बराबर रहेगा, क्योंकि उन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ जाएगी बट कंपटीशन में बराबर रहेगी। लेकिन जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो मैं आपको बता रहा था कि रीफाइनेंस रेट और एनर्जी रेट और इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो तो स्ट्रक्चरली गवर्नमेंट ने ठीक कर ली थी। हाँ, द अदर साइड जो डिमांड साइड है, बिकॉज एनर्जी प्राइस बढ़ेगी तो हर जगह रिसेशन आ सकता है। यूरोप में रिसेशन आ सकता है, जो आपके बड़े बड़े मार्केट्स हैं, यूएस में रिसेशन आ सकता है, तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। उसकी वजह से ना सिर्फ हमें इफेक्ट पड़ेगा बट ऑब्वियसली जो वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, स्पेशली हम टेक्सटाइल है या इस तरह की चीज़ें जो बनाते हैं, उसमें ऑब्वियसली बाइंग पावर कम हो जाएगा। सही। और सर, हमने जिस पिछले 1.5 साल में स्टॉक को जिस तेज़ी से ऊपर जाते देखा, जो हमारे दीगर इंडिकेटर्स हैं, जो हमारे दीगर फिगर्स हैं एक्सपोर्ट के, इन्फ्लेशन रेट के, या वो उतनी स्पीड से नहीं हमें अंडर कंट्रोल होते। यानी जो ग्रोथ हमें स्टॉक में नज़र आ रही थी, तो हमारी स्टॉक मार्केट हमारी ओवरऑल इकोनॉमी का शायद 8 या 10% ही उसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये इतना लोअर साइड पे ये चीज़ क्यों है? देखिए, स्टॉक मार्केट जैसे मैंने कहा ना कि इज़ इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर। तो जब इन्वेस्टर्स ने देखा, बाय द वे इन्वेस्टर्स के थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, जो आपने एक दफ़ा पहले जिक्र भी किया था, फॉरेन वाले की बाद में बात करते हैं। हमारे पास टोटल इन्वेस्टर, वी कॉल इट UIN, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसका CNIC सेपरेट हो, जो रजिस्टर हुआ हुआ है स्टॉक मार्केट के सिस्टम के अंदर, वो पहले तकरीबन 1-1.5 साल पहले सिर्फ 3 लाख थे। अच्छा। वो बढ़ के अब तकरीबन 4.5 लाख 5 लाख होना शुरू हो गए, बिकॉज जब ये इंटरेस्ट आया लोग बढ़ना शुरू हो गए। बट और ये भी अगर 25 करोड़ में से हम रेशियो निकालें तो बहुत कम तो है, ये बहुत कम है। 500,000 है ना तकरीबन, आउट ऑफ 250 मिलियन है, तो कुछ नहीं है बेसिकली। तो ये इन्वेस्टर्स हैं। उसके अंदर जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, हम इसको कहते हैं कि एटलीस्ट 1 in 6 months जिसने ट्रेड किया है, वो उससे भी कम है, वो तकरीबन 50-60 हज़ार है सिर्फ। अच्छा, थाउजेंड्स में है वो सिर्फ। वो और जो डेली ट्रेड करते हैं, जिनका लेट्स से फुल टाइम प्रोफेशन ही समझ लें, वो तो और भी कम है, वो मकान 2-3 हज़ार हैं वो। अच्छा। वो ऑब्वियसली डेली, मैं और आप तो हम सेविंग के पर्सपेक्टिव से करेंगे जी, चलें जी मेरे पास कोई सेविंग है, मैं इधर भी डाल सकता हूँ, तो स्टॉक मार्केट में थोड़ी डाल दी ताकि आगे बढ़ेगी, तो आप उस एक्टिव में आएंगे जो आप 70-80 थाउजेंड में आएंगे। जो वन टाइम ट्रेड करते हैं, जो मैंने आपको बताया, वो 5 लाख हैं। जो डेली ट्रेड करते हैं वो 5-10 थाउजेंड है, उससे भी कम है बल्कि। तो बट दिस इज़ स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी मीन्स कि वो फॉलो करते हैं हर चीज़ को। अच्छा जी, वर्ल्ड में ये हो गया तो आगे चीज़ें हमारे लिए क्या हो सकती हैं। अच्छा जी, वो सर्कुलर डेट रिजॉल्व हो रहा है, तो अच्छा जी OGDC को पैसे मिलेंगे तो उसमें हम वो ले लें, तो वो स्मार्ट मनी है। तो वो एंटिसिपेट कर रहा होता है और वो देख रहा होता है ऑल्टरनेट चैनल। तो जब इंटरेस्ट रेट्स कम आए, इंटरेस्ट रेट्स कम होना शुरू हो गए, जब आपके पास 22% था तो कोई डालना नहीं था, वो कह रहे जी मैं बैंक में रख देता हूँ, 20% वैसे ही मिल जाएगा, क्या ज़रूरत है। जब वो 10% पे आया, ऐसे लग रहा था और भी गिरेंगे, तो वो लोग स्टॉक मार्केट में एंटर होते हैं कि उस एक तो डिविडेंड मिलता है,
डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक इट कैन बी 5-10%, कोई ग्रोथ स्टॉक में कम भी होता है बट एक जनरली, और प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन की जैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उस तरह से बढ़ेगा, तो इसलिए लोग यहाँ आना शुरू हो गए थे। बट जैसे मैंने आपको कहा था, इवन बिफोर दिस क्राइसिस ऑलरेडी एक तरह से स्टेबलाइजेशन आ गई थी कि हम जो सारे लो इंटरेस्ट रेट वगैरह फैक्टर हो गए और इसके अंदर प्राइस के अंदर बिल्ड हो गए। तो होता ही है, अगर आप 10-15-20 साल का भी हिस्ट्री देखें, पीक्स आते हैं, 2017 में अच्छी वैल्यूएशन हो गई थी स्पेशली इन डॉलर टर्म्स, और फिर वो गिरना शुरू हुई उस वक्त। तो जब हम इकॉनमी ऐसे लग रही है कि आगे नहीं बढ़ेगी या इंटरेस्ट रेट और नहीं गिरेंगे, तो वो फिर रिवर्स आना शुरू हो जाता है। फिर पहले वीक लोग बेचते हैं, फिर थोड़े से नॉट सो वीक लोग बेचते हैं, फिर जो स्ट्रॉन्ग लोग भी कभी कभार कहते हैं जी वो डेस्परेट होके फिर बेचना शुरू हो जाते हैं। जो आपने फॉरेनर्स की बात की, जनरली फॉरेनर्स ओवरऑल थोड़ा प्लस माइनस होता रहता है। सो इन्वेस्टर दो किस्म के होते हैं, एक है एफडीआई जिसको हम कहते हैं जो एक्चुअली इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है या कोई भी कमर्शियल वेंचर में, और एक है जो स्टॉक मार्केट में जाता है, एक दिन रहे, एक साल रहे। तो जो स्टॉक मार्केट वाले इन्वेस्टर्स थे फॉरेन, वो काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो गए थे लास्ट 2 साल, क्योंकि वो वैल्यूशन इतनी ज़्यादा आ गई थी। उन्होंने कहा जी हमने इतने साल देखे हैं, 5-6 साल के कुछ नहीं बढ़ रही थी, अब जब मौका आया है हमें प्रॉफिट लेने का, तो प्रॉफिट लेके ले जाते थे। तो उसमें काफ़ी फॉरेनर्स वैसे चले गए थे। बट जो अब हम गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी, आपने देखा होगा ये MOU सऊदी के साथ, चाइना के साथ, ये मेनली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं अपने पर्टिकुलर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल हो, ऑयल एंड गैस हो, मिनरल्स हो, इस चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आ रही थी, जो अब ऑब्वियसली रुक जाएंगे टिल थिंग्स आर वेरी क्लियर। सर, तो अब रोहिल साहब, ये जो हमने देखा कि बहुत ही कम सेक्टर्स ऐसे हैं हमारे स्टॉक में भी जो कि ग्रोइंग सेक्टर हैं, जिसमें लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ये मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ये समझते हैं कि ज़रा ये जो 5-6 सेक्टर्स ही हमेशा क्यों बेहतर परफॉर्म करते हैं, जो बाकी सेक्टर्स हैं वो इतने स्लो क्यों हैं, डेड क्यों हैं, और उनको कैसे ऊपर उठाया जा सकता है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। रोहिल मोहम्मद साहब, चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, हमारे साथ मौजूद हैं। रोहिल साहब, तो ये हम देखते हैं कि हमारा पेट्रोलियम सेक्टर बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करता है, हमारा पावर सेक्टर बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर, लेकिन ये चंद एक ही सेक्टर्स हैं जिनको हम देखते हैं जब भी वो इंडेक्स ऊपर जाता है तो ये इन्हीं सेक्टर्स की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, इंडेक्स नीचे आता है तो इन्हीं की परफॉर्मेंस डाउन होती है। बाकी सारे स्टॉक्स ये क्यों, ये स्लीपिंग स्टॉक्स हैं, ये इतने स्लो डाउन हैं, ये डेड स्टॉक्स हैं, ये क्यों हैं सर? नहीं, इसमें तो ना उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी सेक्टर वाइज के, हर एक के फंडामेंटल्स होते हैं, राइट। जैसे आपने बैंकिंग का कहा, बैंकिंग ये है कि हमारी माशाल्लाह मनी सप्लाई काफ़ी बढ़ती रहती है ना, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं, आपको पता है। अगर आप फेडरल बजट देखें तो कोई 8 ट्रिलियन का खसारा होता है जो वो कहते हैं जी हम बैंकों से बोरो करेंगे, या कोई इनडायरेक्टली स्टेट बैंक देता है। तो वो जब लिक्विडिटी होती है तो उनकी स्प्रेड बनते हैं, स्प्रेड मीनिंग के वो स्टेट बैंक से बोरो कर रहे होते हैं जैसे 10 पे और गवर्नमेंट को दे रहे होते हैं 11 को, तो वो एक तरह का स्प्रेड है। प्राइवेट सेक्टर तो जो जिस तरह से बोरोइंग बढ़ती रहती है, मनी सप्लाई बढ़ती रहेगी, तो बैंकिंग विल डू वेल, अनलेस कि वो हैवीली प्राइवेट सेक्टर में करें और प्राइवेट सेक्टर डिफ़ॉल्ट कर जाए तो फिर उनको लॉसेस लेने पड़ते हैं। बट जनरली ये रीज़न है कि इनका ऑयल एंड गैस के अंदर बेसिकली आपके जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, OGDC है, PPL वगैरह हैं, इनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फील्ड्स हैं काफ़ी, वो पाकिस्तान में पोटेंशियल है, ऑफशोर का भी है, ऑनशोर का भी ऑयल एंड गैस का है। कुछ अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान में है तो सिक्योरिटी के इशू होते हैं, वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, लेकिन वहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी है। तो कहने का ऑयल एंड गैस का भी स्ट्रक्चर ये है कि वो गैस एंड ऑयल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो उनको एक बिकॉज उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और उनको एक पर्टिकुलर प्राइस मिल रही है उस फील्ड की, तो उस हिसाब से वो बढ़ते रहते हैं और फ्रेश इन्वेस्टमेंट वो करते रहते हैं। क्योंकि इसके अंदर बैरियर ये है कि किसी को आने के लिए नए काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एरियाज़ लें, कंसेशन लें, ड्रिलिंग करें। तो जो इस्टेब्लिश प्लेयर है जिनकी ऑलरेडी आउटफ्लो चल रही है, और टू सम पार्टली वो फिक्स्ड होती है और पार्टली बेंचमार्क होती है इंटरनेशनल प्राइसेस से। तो जब वो ऑयल, जैसे ऑयल इज़ इंटरनेशनली बेंचमार्क, तो $60 से $100 हो गया, तो जितने ऑयल, जैसे मैंने आपको बताया 60,000 बैरल्स प्रोड्यूस होते हैं, उसके ऊपर सबके ऊपर 3-4 कंपनी जो ये प्रोड्यूस कर रही हैं उन सबको बनाजा मिलेगा। फर्टिलाइज़र जो है वो पार्टली इंटरनेशनली से ट्रेड होता है, कुछ गैस प्राइसेस भी सस्ती थी, वो अब गवर्नमेंट ने बढ़ा दी हैं, लेकिन वो एक कमोडिटी ऐसी है कि आपको प्रोटेक्शन है इंपोर्ट से, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस काफ़ी हाई होती है, डोमेस्टिक लो प्राइस होती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो 4-5 सेक्टर्स हैं, IT में देखा जाए तो 2-3 कंपनीज ही हैं, सिस्टम आप सब सुनते हैं, दूसरे एक होंगे। तो IT में कोई बड़ा प्लेयर आए तो वो
मतलब आउटसोर्सिंग करे या कोड लिखे या ऐप्स बनाए या जो भी करे, तो वो आएगी तब जाके आगे बात बढ़ेगी। सीमेंट जो है वो आई थिंक एक तो कम्पेटिटिव भी है, उनको एक्सपोर्ट मार्केट भी मिले थे, और अब जैसे जब स्टेबलाइजेशन आई थी तो फिर लोग एटलीस्ट बिल्डिंग के अंदर कमर्शियल बिल्डिंग्स, डैम्स, जो भी चीज़ें हैं उसकी डिमांड क्रिएट हुई। तो इसको ज़रा सा मुश्किल है कहना कि जी बाकी सेक्टर्स को क्या करें, क्योंकि वो ड्रिवन है ईच सेक्टर के फंडामेंटल से। तो ये लेकिन द गुड थिंग इज़ कि ये जो फंड सेक्टर्स हैं, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग, दे अकाउंट फॉर मेजर पार्ट ऑफ द इंडेक्स। PSO है, तो ये इंडेक्स को जब लेके चलते हैं, क्योंकि ये सेक्टर्स की फंडामेंटल्स ठीक हैं, तो उसकी वजह से वो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी जिन बड़े प्लेयर्स के आप आने की बात कर रहे हैं, वो चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो, अब उसके लिए तो फिर हमें ऐसा लग रहा है कि अपनी पॉलिसी को रीथिंक करना पड़ेगा, सारी चीज़ें दोबारा से देखनी पड़ेंगी, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं तो बहुत आसान तो नहीं होगा इन्वेस्टर को खींच कर इस वक्त पाकिस्तान लेकर आना, जो कि पहले ही हमने पिछले ये जो फिस्कल ईयर 7-8 महीना गुजरे हैं अभी, इसमें फिगर डाउन हो रहा था हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। पिछले 25 साल में भी कोई ख़ास ऐसा एक आध साल ही 2007 या 8 का ही गया है जिसमें बेहतर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम इतना मुश्किलात का शिकार पिछले 2-2.5 दहाइयों में क्यों रहे हैं? देखें, पहले तो हम स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट में तब आएगी दोबारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब उनको लगेगा कि दो चीज़ें, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ी है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है जो वॉर की वजह से जो भी है, और दूसरे वो सोचेंगे कि वैल्यूएशन बड़ी चीप हो गई है। वैल्यूएशंस कब चीप होंगी? या तो दोबारा मार्केट गिर जाए, या दूसरा ये कि जो स्टॉक्स हैं, अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स में, उनकी परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी से बढ़ना शुरू हो जाए, तो वो कहेंगे अच्छा यार ये तो पी रेशो जो है वो काफ़ी गिर गया, मैं ख़रीद लेता हूँ। तो ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो देखेंगे सस्ता है, उनको समझ में आ रही तो आएंगे। वी डोंट नो व्हेन, बट जब या तो बहुत मार्केट गिर जाए या कॉर्पोरेट की प्रॉफिटेबिलिटी। जो FDI है वो एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे तो डिपेंड करती है, बट अगेन फंडामेंटली कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, राइट? तो इसके अंदर पाकिस्तान में ये तो अब काफ़ी इस्टेब्लिश्ड है कि अब जो हम फंडामेंटल कमोडिटीज़ जो है ना, उसके अंदर इतने हम कंपेटिटिव नहीं है। मतलब डोमेस्टिक के लिए तो ठीक है, सीमेंट ने भी थोड़ा एक्सपोर्ट कर दिया, थोड़ा केमिकल हो गया एक्सपोर्ट वगैरह। टेक्सटाइल एक हमारी कोर इंडस्ट्री है जो लोग अभी तक हैं बिकॉज दे नो द बिजनेस, डेकेड से 55 to 60% एक्सपोर्ट अभी तक उसी पर रिलाय कर रहे हैं। बट जो फ्यूचर है ना, वो 3-4 चीज़ें हैं और वो बहुत फोरम में डिस्कस हो चुका है। नंबर 1 इज़ मिनरल्स, ठीक है ना, जो हमारे बलूचिस्तान में माशाल्लाह और KP में भी काफ़ी मिनरल्स हैं। और ये सारे एक तो बहुत जिसको कहते हैं रेयर अर्थ्स भी हैं कुछ, जो ये फ़ोन्स और सोलर बैटरीज वगैरह में आती हैं, और कुछ हैं जो बेसिक हैं, कॉपर है फॉर एग्जांपल, कॉपर एंड गोल्ड। इनकी कीमतें जो हैं इंटरनेशनल मार्केट, जैसे गोल्ड आपने देखा है इज़ गॉन ट्रिपल लिटरली, कॉपर भी जो है डबल ट्रिपल हो गया। तो ये बिल्कुल वायबल बन गई हैं इंडस्ट्रीज़। तो काफ़ी लोकल ग्रुप्स ने भी एक तो जो सब सुनते हैं रेकोडेक के बारे में वो है, और उसके अलावा लोगों ने लाइसेंस लेके करना शुरू कर दिया। बट इसका जो पे बैक होगा, रेकोडेक सबसे आगे प्रोजेक्ट है, इसका अजम्पशन थी कि 2028 में शुरू हो जाएगा। बाकी चीज़ें वो 2-2, 3-3 साल पीछे थे, वो आ जाते हैं। तो लेकिन रेकोडेक भी अब अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा वो बलूचिस्तान में थोड़ी सी मिलिटेंसी वगैरह की वजह से, क्योंकि वो एरिया जो है इज़ वेरी क्लोज टू द बॉर्डर, और वो वहाँ से कोई रॉकेट मार दे, कुछ हो जाए, तो ये हाई रिस्क गेम है। लेकिन इसकी पे ऑफ इतनी अच्छी है कि अभी भी इसके ऊपर अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो मिनरल्स एक है नंबर 1। नंबर 2 इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमारे ज़मीन अल्लाह का शुक्र है, पानी, मतलब वी हैव द फंडामेंटल्स देयर। कुछ क्रॉप्स में हम जैसे वीट वगैरह में अच्छी होनी शुरू हो गई हैं, लेकिन कुछ क्रॉप्स में अभी भी इंटरवेंशन, पूरी ओवरऑल पॉलिसी की ज़रूरत है कि जहाँ पे जाके वो ऐसी चीज़ें प्लांट करें जो फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर केन है हमारे लिए, मतलब ठीक है हम कम भी चीनी दोगे तो मसला नहीं है, बट हमारा इंपोर्ट बिल अभी भी $4-5 बिलियन का है। सोयाबीन है, इस तरह की चीज़ें हैं जो प्लांट कर करके हम वो ज़मीन छोड़ के यहाँ प्लांट कर लें, तो हम सेल्फ सफिशेंट हो जाएंगे इन चीज़ों पे। तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा, उससे और कुछ चीज़ें फिर हम सरप्लस भी होगी तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। तो एग्रीकल्चर है, और तीसरा जो है वो है IT, जहाँ माशाल्लाह हमारा मैन पावर अच्छा है, उसको थोड़ा सा ट्रेन करना है, थोड़ा सा अच्छे ग्रुप्स आएँ, उसको एक तरह से एज एन इंडस्ट्री लेके चलें फॉर्मलाइज तरीके से, गवर्नेंस वगैरह के। और दो लोग फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं जो और वो अच्छे पैसे कमा भी रहे हैं। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट की सपोर्ट है, वो हर चीज़ के अंदर टैक्सेशन बीच में आ जाती है,
वो कि जी आपने इतना कमाया होगा, छोड़ दें यार, 2-4 साल अगर ना भी टैक्स दे या वो बहुत मिनिमल टैक्स दे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बिल्कुल। आपके डॉलर आएंगे, आपके IMF प्रोग्राम से आप आउट हो जाएंगे, तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा इन चीज़ों का। तो सर, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमने देखा बड़ी एक इमर्जिंग इंडस्ट्री के तौर पर ये आई दुनिया में, तो इस वक्त बहुत आगे इनमें तरक्की हो चुकी है। हम ऑयल अपने इंपोर्ट बिल से भी परेशान रहते हैं, ऑयल प्राइसेस अभी बढ़ी तो देखें इन्फ्लेशन बढ़ा। जब रेकोडिक का प्रोजेक्ट वहाँ से कॉपर आ रहा है जो इन बैटरीज़ में इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब बैटरीज़ भी हम वो बन सकती हैं अगर हम वैल्यू एडिशन की तरफ जाएँ। तो ये इस सेक्टर की तरफ वो इस वक्त तवज्जो क्यों नहीं नज़र आ रही जो कि दीगर ममालिक में हमने देखा है? बड़े मुश्किलों से हमें ये निजात दिला सकती है, ख़ासतौर पर ऑयल की इम्पोर्ट कम कर सकती है? जी, ऑयल की इंपोर्ट तो कम कर सकती है, लेकिन जहाँ पे EVs पॉपुलर भी हो गई हैं, वो लिमिटेड बेसिस पे है, इन द सेंस कि अभी भी आपकी ना काफ़ी जो फ्यूल जाती है, एज एन एग्जांपल ट्रक्स की है, जो इंटर कंट्री जो नॉर्थ टू साउथ चलती हैं या साउथ टू नॉर्थ चलती हैं, डोमेस्टिक भी विद इन द सिटी भी चलती है। तो ये जो फ्यूल है, ये फ्यूल्स इसको जो रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होता। वो अभी भी वेस्ट में भी ट्रक्स वगैरह नहीं हुई हैं, बेसिक कार्स हुई हैं। चाइना इज़ नंबर 1 इन EVs, आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर 50-60% उनकी EVs हो गई हैं या कोई टारगेट है उसका रीच करने का। तो EVs आएंगी, स्लोली इवॉल्व होंगी, बट इससे कोई हमें ये नहीं, आई डोंट थिंक कि कोई मेजर, ये तो ज़रूर हो जाएगा कि आपकी फ्यूल आहिस्ता आहिस्ता कम होना हो, इंपोर्ट ऑफ फ्यूल कम होना शुरू हो जाएगा, बट ओवरनाइट कोई वो नहीं आएगा। लेकिन अगर 3 माइंस खुल जाएँ तो उससे ओवरनाइट चेंज आ सकता है, क्योंकि वो ईच माइन विल हैव $2-3 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट, 3-4 मतलब 10 बिलियन आप 5 साल में 10 बिलियन हो सकता है कर सकें अगर आप उसको अप्लाई करें। लेकिन फ्यूल इसके अंदर, EVs के अंदर जो फ्यूल का सब्स्टिट्यूशन है वो इतनी नहीं होगी थोड़ी बहुत, बट इतनी नहीं होगी। रोहेल मोहम्मद साहब, चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। रोहेल मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो रोहेल साहब, माइनिंग के लिए भी हमें जिन जो बड़े प्लेयर्स रिक्वायर्ड हैं, ज़ाहिर है उसके लिए कोई अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जहाँ माइनिंग एक्सपर्ट ज़्यादा हैं, हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए होगी, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी, हमें मशीनरी भी चाहिए होगी। तो जी, मशीनरी तो काफ़ी हद तक बेसिक होती है, एक्सकेवेटर्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, बट हाईटेक मशीन जैसे चिप्स बना इस तरह की चीज़ नहीं है। लेकिन या द माइनिंग मेथडोलॉजी, उसकी मैनेजमेंट, वो थोड़ा सा आर्ट है। तो इसलिए जैसे कहता हूँ ना, एक रेकोडेक है और बाकी सारे हैं। रेकोडेक में फॉरेन पार्टनर भी है, बैंकेबल फीजिबिलिटी हो गई है, पैसे रेज हो गए हैं। लेकिन उसमें जो हमारा शेयर है, फिर वो नहीं आप समझते कि इतना कम है कि हम उससे पूरा फ़ायदा उठा सकें? आपका अगर पूरे पाकिस्तान के हिसाब से टोटल कर लें तो 50% बैरिक का है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के 25 हैं, और जो हमारे स्टेट ओन्ड एनर्जी कंपनीज OGDC, PPL, गवर्नमेंट होल्डिंग, उनके तकरीबन 15 हैं या भी, तो वो तकरीबन 50-50 हो जाते हैं, तो आधा तकरीबन है। तो अब वो उस वक्त ऐसी थी, हम एक आर्बिट्रेट बैठे थे, उसके अंदर चॉइसेस लिमिटेड थी। हाँ, आज अगर आप करें तो जो ग्रुप्स अभी हम कर रहे हैं इन्वेस्ट उसके अंदर, अब वो उसकी प्री फीजिबिलिटी कर रहे हैं। मतलब तकरीबन समझ लें 500,000 जगह उनको ड्रिल करना होगा, उसकी जो आ रहे हैं उसको सैम्पलिंग करनी होगी, उसकी फिर बैंकेबल फीजिबिलिटी, पानी कहाँ से आएगा, फ्यूल कहाँ से आएगा, लोग कहाँ रहेंगे, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, तो वो ये सारी जो चीज़ें हैं वो करते करते 2-3 साल लगेंगे टू रीच। दे आर एज आई सेड ना 2-3-4 ईयर्स बिहाइंड रेकोडेक जो है अगर, तो वो वहाँ पे पहुँचेंगे तब उस वक्त फिर डिसाइड कर सकते हैं आप कि आप कोई माइनिंग पार्टनर लेकर आएँ, उसको 10% दें, 20 दें, 30 दें, सिर्फ फीस दे दें, कुछ नहीं। तो वो चीज़ें बाद में आएंगी। उस वक्त फिर आप यू राइट कि हम फिर मेजॉरिटी पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान इन्वेस्टर्स के पास होगी तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इमर्जिंग सेक्टर्स हमारा गेम चेंज कर सकते हैं इकोनॉमी का, लेकिन जो हमारे एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं जिन पर अभी तक हमारी इकोनॉमी रिलाई करती चली आई है, अब उसमें टेक्सटाइल सेक्टर सबसे मेजर है, उसको भी अगर रिवाइव करना है तो वो कैसे? हम अभी भी 17-18 अरब डॉलर के अराउंड ही फंसे हुए हैं जो हम सालों पहले थे। बांग्लादेश, वियतनाम और दूसरे ऐसे छोटे छोटे ममालिक वो हमें क्रॉस करके आगे निकलते चले जा रहे हैं। तो ये इस सेक्टर को कैसे हम आई थिंक इसमें ना पहले काफ़ी आई थिंक एक्सपर्ट्स हैं टेक्सटाइल के, वो आपको ज़्यादा डिटेल में बता सकेंगे, बट जो मेन मैक्रो लेवल की चीज़ है ना, ईच सेक्टर के, टी शर्ट्स के एक अलग कोई चीज़ हो सकती है, कोई वट एवर, बट जो चीज़ें थी ना वो एक्सचेंज रेट था, इंटरेस्ट रेट और एनर्जी कॉस्ट, राइट। ये चीज़ें काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने एड्रेस करने की कोशिश की है, और उससे आगे वो टैक्सेशन वगैरह दोबारा लगा दिया था, वो कि जी सुपर टैक्स आ गया, और सुपर टैक्स लग गया। अच्छा खासा वो 1% टैक्स होता था कि जी आप एक्सपोर्ट पे 1% दें। एक्सपोर्टर सोचता था यार मैंने यही है ना, वो फैक्टर इन कर लेता था अपनी कैलकुलेशन में। अब ये अच्छा जी मिनिमम इतना होगा और ये नॉर्मल टैक्स है, वो अब बुक्स बना रहा है, वो सोच रहा है यार ये तो ज़्यादा बन रही है, अब मैं इसके अंदर खर्चे क्या दिखाऊँ। वो तो
वो चक्करों में पड़ गया है कि वो टैक्स कैसे बचाए और अपना मेन बिजनेस जो है वो। सो जो मैक्रो फैक्टर्स काफ़ी हद तक ठीक हो रहे थे, एक दो चीज़ें रह गई थी, तो उसमें ऑब्वियसली देन यू विल बी एबल टू कम्पीट। बट जो कंपेटिटिवनेस थी ना पहले, जो टेक्सटाइल किस तरह बनी थी, हमारा कॉटन क्रॉप होता था, तो उसमें हमें एक नेचुरल एडवांटेज होती थी कि लोकली क्रॉप है, तो आपको रॉ मटेरियल का एडवांटेज होता था। और एक ज़माने में तकरीबन इफ़ आई रिमेंबर करेंगे, हम पीक तक इफ़ आई रिमेंबर कोई 14 मिलियन बेल्स तक पहुंच गए थे। अब हमारी लास्ट ईयर 6 थी, उससे पहले 5 थी। अब तो हमें कॉटन जिस तरह एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इस पर ज़रा फोकस करना होगा, इसकी सीड क्वालिटी वगैरह, ताकि हम दोबारा 10+ पे जाएँ, ताकि वो कंपेटिटिवनेस, क्योंकि वही कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो वो इंटरनेशनल प्राइस है, तो वहाँ तो बराबर होगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगी, फिर उसके ऊपर ये कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी, तो फिर वो आपकी कॉस्ट और महंगी हो जाती है। सो कहने का मकसद ये डोमेस्टिक कॉटन पे फोकस करें, और ये जो फंडामेंटल हैं जो सारी टेक्सटाइल को अफेक्ट करती हैं, इंटरेस्ट रेट, एनर्जी वगैरह, ये सारी। और रुल साहब, जो पास्ट में हमारी लैकिंग रह गई, जब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब आए एज फाइनेंस मिनिस्टर, तो ऐसा लगा कि चूँकि वो कॉरपोरेट सेक्टर के हैं, वो बहुत बेहतर समझते हैं बैंकिंग को भी, प्राइवेट सेक्टर के मूड को भी, कि बहुत बेहतर चेंजेस आएंगी। लेकिन अभी तक हमारे जो मैक्रो इंडिकेटर्स भी अंडर कंट्रोल तो रहे, लेकिन उन्होंने ग्रोथ नहीं अभी शो की। अब उनका 3rd ईयर शुरू हो चुका है, तो ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस आपको एज फाइनेंस मिनिस्टर कैसे आप उसको जज नहीं, आई थिंक देखिए, उनको क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में, क्योंकि सॉरी टू कट यू, इससे पहले जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, वो ज़ाहिर उनका ताल्लुक किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से होता था, इसलिए मैं आपसे स्पेसिफिकली सवाल। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि आई थिंक उन्होंने ओवरऑल जो है ना, ही हैज़ परफॉर्म वेल। काफ़ी प्रेशर्स होते हैं। देखें, आप इस तरह सोचें कि बैंक के अंदर मैं भी एक CEO हूँ एक कंपनी का, मुझे सिर्फ एक ऑर्डर देना होता हो जाता है, यू नो। सो इसी तरह जब आप वो हबीब बैंक के हैं, तो सारे तो पूरी हायरार्की, बोर्ड स्ट्रक्चर, गवर्नेंस चलता है कि CEO हैज़ द अथॉरिटी टू डू अ लॉट ऑफ थिंग, स्ट्रेटजी बनाते हैं व्हाटएवर। तो पहले तो आप यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप एक माहौल में जा रहे हैं जहाँ पे पॉलिटिशियंस भी हैं जो अपनी डिमांड्स अपनी करते हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनको एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग है, उनको किस तरह से हैंडल करना है। तो गिवन दीज सर्कमस्टांसेस, आई थिंक माशाल्लाह ही हैज़ परफॉर्म वेल। स्पेशली उनकी जो क्रेडिबिलिटी है विद द IMF, क्योंकि देखें IMF को हम ब्लेम तो बहुत चीज़ों पे कर सकते हैं कि जी ये नहीं अलाउ कर रहे हो, बट उनका एक प्रोग्राम है, आपने ऑप्ट किया ना, आपके पास डॉलर नहीं थे, आपने कहा जी मुझे चाहिए, तो उन्होंने कहा जी हमारी जो डायग्नोसिस है वो ये वाली है, फिलहाल वो क्योर तो नहीं कर सकेगी पूरी तरह से, लेकिन हम आपको स्टेबलाइज कर देंगे। तो वो उन्होंने, उनका ऑब्जेक्टिव ये था स्टेबलाइज करना। वो उन्होंने इंटरेस्ट रेट से नीचे आ गए, फॉरेन एक्सचेंज स्टेबल हो गया, एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट के रिजर्व्स बढ़ गए, एनर्जी कॉस्ट को रैशनलाइज कर ली, रीनेगोशिएशन की कोशिश, जो भी किया, चीज़ें स्टेबलाइज हो गई थी। अब जो नेक्स्ट स्टेप जाना है ना, उसके लिए यस, IMF कहता है कि जी अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी को कोई रिलीफ देना है, कोई इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, और जहाँ कुछ पैसे लग रहे हैं आप निकालें बजट से। अब बजट के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, जो हम इस पर आ जाते हैं वापस, जो मैंने शुरू में कहा था, रिफॉर्म्स। कुछ रिफॉर्म में स्टेबलाइज, कुछ रिफॉर्म जो हैं जैसे प्राइवेटाइजेशन है, एक नंबर 1 रिफॉर्म रहा है, इस पर अच्छी स्टार्ट हो गया है आफ्टर स्पेंडिंग 2 years। लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है, उसमें डिस्कोज और दीगर सारे इदारे, तो वो उसको प्राइवेटाइज करना ज़रूरी है। ये थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इससे मुश्किल वाले भी हैं। जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पूरी एक यूनियन है, वो एक तौर तरीका है काम करने का, कस्टमर फोकस नहीं है। यहाँ तो PI में काफ़ी काम हो चुका था, डेट निकाल लिया था, एम्प्लॉयज़ 20,000 से 7,000 पे आ गए थे, यू नो, गोल्डन हैंडशेक दे के। तो ये कुछ प्रेपरेटरी वर्क कर लिया था, तो लोग फिर भी इंटरेस्टेड थे। वहाँ पे प्रेपरेटरी वर्क करना है एंड वो करना है। दूसरा है रिफॉर्म जो है वो है टैक्सेशन के ऊपर। टैक्स पे करते हैं कि जी आप टैक्स तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आप बढ़ा रहे हैं उन्हीं लोगों से, कॉर्पोरेट का, अब जो ऑलरेडी नेट नहीं बढ़ रहा, नेट नहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सेक्टर्स जो बाहर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो सबसिस्टेंस फार्मर है, जिसको 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, वो उसको एग्जाम कर दें। लेकिन काफ़ी जो हैं वो लैंड ओनर्स हैं, 80-20 का प्रिंसिपल है कि 20% ओन, 80% ऑफ द लैंड, या इवन और भी ज़्यादा स्टॉक है, तो वो वहाँ पे उनको लाना ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है, ये अपना फेयर शेयर आपका टैक्स का देंगे जी। और इनफैक्ट देयर आर ऑल्सो इंडिविजुअल्स, जो हम सब कहते हैं कि जो टॉप 1% है वो तो दे रहा है ना टैक्स, या तो वो कॉर्पोरेट है या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, वो तो कहीं ना कहीं कैप्चर हो जाता है। बट जो नहीं है उनके पास डेटा, जो फाइल ही नहीं कर रहा या बहुत बेसिक फाइल कर रहा है, उसके पास सारा डेटा है कि ट्रैवल कितना करते हैं, आपकी ज़मीनें कितनी, गाड़ियाँ कितनी हैं, तो उसको वो टैक्स नेट में ला के भी आप एक सब्सटैंशियल पोर्शन वहाँ से ला सकते हैं।
और रिलीफ दे सकते हैं उन सेक्टर्स को जहाँ पे ज़रूरत है इकॉनमी को। ठीक है रोहिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो सवालात और जो टॉपिक्स रह गए इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर आपको ज़हमत देंगे और हम बात करेंगे। आप यहाँ तशरीफ़ लाए, बेहद शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, देखा आपने रोहिल साहब ने बहुत ही अहम मौज़ूआत पर बड़ी अहम गुफ्तगू की है, चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। तो ये अब देखते हैं कि हुकूमत इसमें से क्या क्या किन किन मामलात पर आगे बेहतर अंदाज में चलती है और हमारे मुल्क की इकॉनमी को बेहतर से बेहतर कर पाती है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।